नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, सच बताइएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो, आप अंदर ही अंदर पूरी तरह तैयार हों, लेकिन जैसे ही सही मौका आता है और सबकी नज़रें आप पर टिकती हैं, तो अचानक से सब ब्लैंक हो जाता है? या फिर कभी-कभी घबराहट में मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसके लिए बाद में लगता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, है ना? हम सब ने कभी ना कभी ये फेस किया है। लेकिन यकीन मानिए, अपने विचारों को बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से सामने रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। और आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर इसी सुपर पावर को हासिल करने के कुछ बेहद दिलचस्प रहस्य डिकोड करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और गहरा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में चल रहे विचारों और मुंह से निकलने वाले शब्दों के बीच आखिर इतनी बड़ी खाई क्यों है? देखिए, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस के साथ रखना, ये बिल्कुल अलग खेल है। आज हम प्राचीन भारत के उन रहस्यों और रणनीतियों की एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सिखाएंगी कि इस चुप्पी और घबराहट को एक बहुत ही दमदार और प्रभावशाली आवाज में कैसे बदला जाए। चलिए, इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। प्राचीन तक्षशिला के दो बहुत ही ब्रिलियंट छात्रों की कहानी से शुरू करते हैं। देवव्रत और सुमंत दोनों ज्ञान में बिल्कुल बराबर थे और मगध के राज दरबार में महाअमात्य की पोस्ट के लिए अपना टेस्ट देने गए थे। जब राजा ने एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा तो देवव्रत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस 3 सेकंड का पॉज लिया और फिर बहुत ही शांत और क्लियर शब्दों में अपना जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ सुमंत, जिसने शायद देवव्रत से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी, वो राजा के सामने पैनिक कर गया। वो बस बड़बड़ाने लगा, बिना किसी डायरेक्शन के बहुत तेज तेज बोलने लगा। रिजल्ट क्या हुआ? देवव्रत को वो पद मिल गया। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि आपके पास कितना ज्ञान है, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। जब सुमंत उदास होकर अपने गुरु के पास वापस गया ना, तो गुरु ने उसे चाणक्य नीति का ये कमाल का श्लोक याद दिलाया। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। आपकी अपनी ओरिजिनलिटी और सही समय पर सही तरीके से बात रखने की जो टाइमिंग है, वही आपके ज्ञान को असली वैल्यू देती है। असल में यही वो कला है जो एक आम इंसान को पूरी भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, सीधे प्राचीन भारत के उन हलचल भरे बाजारों और गलियों से जहां रोजमर्रा के संवाद और कम्युनिकेशन की असली परीक्षा होती थी। मगध की एक तंग गली का सीन इमेजिन कीजिए। वहां कमलाकांत नाम का एक व्यापारी रहता था। इंसान बहुत नेक था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वो कभी किसी को ना नहीं कह पाता था। लोग उसका जमकर फायदा उठाते थे और उसका बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। तब एक महान वैद्य ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि अगर आपके शब्दों की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई किनारे नहीं है, तो वो एक दलदल बन जाते हैं। अपनी बात में एक वजन और ठहराव लाना सबसे पहली सीढ़ी है। आपकी आवाज में एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक सीधापन होना चाहिए। और कमाल की बात देखिए, उसी गली में केशव नाम का एक और व्यापारी था, एकदम स्ट्रैटेजिक। वो बाकी दुकानदारों की तरह चिल्ला चिल्लाकर कस्टमर्स को नहीं बुलाता था। केशव बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता था। जब भी कोई कस्टमर आता तो केशव सबसे पहले सही सवाल पूछता था। वो उनकी बात सुनता और फिर उनकी नीड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीज निकालकर दे देता था। केशव का ये तरीका हमें सिखाता है कि बातचीत का मतलब सिर्फ अपनी बात थोपना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछकर सामने वाले से कनेक्शन बनाना है। बाजार से ही जुड़ी कौशांबी नगर के देवदत्त की कहानी भी है। वो हमेशा हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता था। नतीजा, लोगों ने उसकी कद्र करना ही बंद कर दिया। ये कहावत बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है कि इंसान को पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे सम्मान के साथ ना कहना आना चाहिए। हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहने से ना व्यक्ति की अपनी वैल्यू कम हो जाती है। अपनी बाउंड्री सेट करना और उनका सम्मान करना, ये एक पावरफुल कम्युनिकेटर की बहुत बड़ी निशानी है। अब इन गलियों के धूल भरे रास्तों से निकलकर हम चलते हैं सीधे शाही राज दरबार में। एक ऐसी जगह जहां दांव बहुत बड़े होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बातचीत केवल हमारे होठों से नहीं होती है। पाटलिपुत्र के राज दरबार का किस्सा है, जब वासुदेव नाम का एक दूत एक अहम संदेश लेकर आया, लेकिन उसकी नजरें लगातार भटक रही थीं। कभी वो छत की ओर देखता, कभी जमीन की ओर। राजा 1 सेकंड में समझ गया कि इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आंखों में आंखें डालकर एक स्थिर और शांत नजर से बात करना, ये ईमानदारी और कॉन्फिडेंस को सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचा देता है। दरबार में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक और शानदार रूप देखने को मिलता है।
चंद्रगुप्त के दरबार में एक बार एक बेहद घमंडी व्यापारी आया। कोई भी दरबारी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी अमरदत्त नाम के एक युवा ने उस व्यापारी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने पकड़ लिया कि उस घमंडी व्यापारी के अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा है। उसे अपने गांव की याद सता रही है। जैसे ही अमरदत्त ने थोड़ी सी एम्पैथी के साथ उसके गांव का जिक्र किया ना, उस व्यापारी का सारा घमंड पानी की तरह पिघल गया। ये टेक्निक हमें बताती है कि लोगों के कड़वे बर्ताव के पीछे छिपे असली कारणों को समझकर ही हम उनके दिलों पर राज कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा ज्यादा बोलना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती। राजा धनानंद के दरबार में एक बार एक विद्वान ने पूरे 2 घंटे तक लंबा चौड़ा भाषण दिया। हालत ये हो गई कि सब बैठे बैठे ऊँघने लगे। वहीं मोनेश नाम के एक और विद्वान ने सिर्फ 3 वाक्यों में पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था का सार रख दिया। मोनेश के उस छोटी सी बात ने 2 घंटे के उस शोर को पूरी तरह हरा दिया। आपकी बात ना बिल्कुल एक तीर की तरह होनी चाहिए, छोटी, नुकीली और एकदम सीधे निशाने पर लगने वाली। दरबार की राजनीति से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राचीन गुरुकुलों के शांत वातावरण में। तक्षशिला और नालंदा जैसी जगहें जहां मौन और मौलिकता यानी साइलेंस और ओरिजिनलिटी के मनोवैज्ञानिक रहस्य सिखाए जाते थे। वैशाली नगर में राकेश नाम का एक गायक हुआ करता था। उसकी आदत थी कि वो हमेशा दूसरों की आवाज की नकल करता था। तब एक विद्वान ने उसे टोकते हुए बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान अपनी खुद की भाषा, अपने लहजे और अपनी असलियत को छोड़कर किसी और की कॉपी करने लगता है ना, तो समाज उसे बहुत जल्दी भूल जाता है। कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नालंदा का एक डिबेट का किस्सा सुनिए। एक बार गुरुदेव ने एक बहुत ही डीप और गूढ़ प्रश्न पूछा। प्रभात नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और लगातार 15 मिनट तक बस बोलता रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं शांतनु नाम का शिष्य बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, और जब प्रभात रुक गया तब शांतनु ने सिर्फ 2 पंक्तियों में एकदम सटीक और परफेक्ट उत्तर दे दिया। आज के समय में जब दुनिया में हर कोई बस चिल्ला रहा है, तो जो इंसान ये जानता है कि उसे कब चुप हो जाना है, सच मानिए वही पूरी महफिल का रुख बदल सकता है। और ये किस्सा बहुत ही शानदार ढंग से महान चिकित्सा शास्त्री आचार्य सुश्रुत की फिलॉसफी को भी इलस्ट्रेट करता है। उनका ये कोट तो अपने आप में ही एक पूरी पाठशाला है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपने मरीजों की फालतू की बातें भी इतनी शांति से कैसे सुन लेते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, एक पावरफुल स्पीकर बनने से पहले ना आपको एक एक्टिव और गहरा श्रोता बनना ही पड़ता है। क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप कुछ ऐसा नया सीखते हैं जो आपको पहले से नहीं पता था। तो चलिए, अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, अनकही बातों को डिकोड करना। यानी जब सामने वाले के शब्द और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग कहानी बता रहे हों, तब सच को कैसे पहचानें। ये वाकया आपको हैरान कर देगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक पड़ोसी राज्य के दूतों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी यानी संधि पर साइन करने वाले ही थे। दूतों के मुंह से बहुत मीठे और बड़े बड़े शब्द निकल रहे थे, लेकिन अचानक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रोक दिया और उन दूतों को तुरंत बंदी बना लिया। बाद में जब सच खुला तो पता चला कि वो दूत नहीं बल्कि जासूस थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि भले ही उनके होठों से बहुत मीठे शब्द निकल रहे थे, लेकिन उनका शरीर चिल्ला चिल्ला कर असलियत बयान कर रहा था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमें हमेशा इन बॉडी लैंग्वेज वाले रेड फ्लैग्स पर पैनी नजर रखनी चाहिए। चाहे सामने वाला कितनी भी अच्छी और चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर रहा हो, अगर उसकी आंखें लगातार एग्जिट डोर की तरफ देख रही हैं, उंगलियां मेज पर कांप रही हैं, या वो बार बार बेचैनी से समय देख रहा है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। हकीकत यह है कि शब्द तो फिर भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर वो कभी झूठ नहीं बोलता। तक्षशिला के गुरुकुलों से लेकर मगध के बाजारों और राज दरबारों तक का ये शानदार सफर तय करने के बाद अंत में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। शब्द केवल कुछ अक्षर नहीं होते, ये हमारी आत्मा और बुद्धि का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो सोचिए, क्या हम शब्दों का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर रहे हैं या अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए? समझदारी से बोलना, सीधे मुद्दे की बात करना और सही समय पर चुप रहना, यकीन मानिए आज के इस मॉडर्न युग में भी यही सबसे बड़ी महाशक्ति है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।